Assalamu alaikum, my dearest lovelies. I have missed you all. अल्हम्दुलिल्लाह हम अल्हम्दुलिल्लाह। फिर से मिल रहे हैं. मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलना. आज की टॉपिक इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग, तो हम सीधा डाइव इन करेंगे इंशाल्लाह विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. आप लोग प्लीज़ अपने चैट बॉक्सेस में एक्टिव रहें, क्योंकि मुझे आप लोगों के रिस्पॉन्सेज सुनने अच्छे लगते हैं, पढ़ने अच्छे लगते हैं एज आई एम टॉकिंग. ओके, इज़ माई वॉइस क्लियर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। Okay, great. And there you go. Bismillah. Okay. थोड़ा सा जस्ट 2-3 मिनट्स ऑफ रिकैप जो पिछले 4 सेशंस में हमने कवर किया है, ताकि अगर कोई आज पहली बार हमारे साथ है तो वो लॉस्ट फील नहीं करे इंशाल्लाह. तो हम इस सफ़र पे निकले थे 4 सेशंस पहले और बहुत महीनों पहले, टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ आवर सेल्व्स. ठीक है. और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना ऑथेंटिक सेल्फ जिए अपनी पूरी ज़िंदगी, ताकि यौमुल आखिरत के दिन हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ में अपने कल्बुन सलीम के साथ अल्लाह के सामने खड़े हो सकें. इस प्रोसेस में जो भी हमें करना पड़ेगा, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें हो जो हमारा कल्चर हमें सिखाता है, जो शायद हमें अपने ऑथेंटिक सेल्फ बनने से रोकती है, हम उन चीज़ों को अनलर्न करने की कोशिश करते जाएंगे. जैसे हम जो भी डिस्कस करेंगे, जो भी बातें करेंगे, उसमें हमारा फोकस होगा हमारा प्रेजेंट. ओके. और उस प्रेजेंट में हमारा फोकस होगा हम खुद, बहुत ही प्यार से, बहुत काइंडनेस से और बहुत ही कंपैशन से हम अपने आप पर फोकस करते हुए हर पॉइंट को इंशाल्लाह समझेंगे. ओके. हमारा पिछला सेशन का एक हाईलाइट वर्ड था, अगर किसी को ये पिक्चर से याद आ रहा हो तो प्लीज क्विक रिवीजन हो जाएगा. व्हाट वाज द हाईलाइट वर्ड? बाउंड्रीज, फेंस. जी बिल्कुल. सेटिंग बाउंड्रीज. जी सिस्टर आयशा शेख, एक्सीलेंट. सेटिंग बाउंड्रीज के बारे में हम बात कर रहे थे, और हमने बाउंड्रीज क्या है और वो क्यों इम्पोर्टेंट है ये सब पे डिस्कस किया था. यस, बाउंड्रीज नो वॉल. जी फौजिया, बिल्कुल. तो इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आज बाउंड्रीज एंड मैरिज पे बात होगी. ओके. ये एक बहुत ही खूबसूरत आयत मुझे मिली थी एज आई वाज प्रिपेयरिंग, तो मैं चाहूँगी कि मैं आप लोगों के लिए रिसाइट करूँ और फिर इसकी मीनिंग से बाउंड्रीज, इस्लामिकली बाउंड्रीज को समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. That is our highlight word. वो हमारा main word है. حتى تستأنسوا. सारे बिलीवर्स को ये हुक्म दिया जा रहा है कि आप अपने घरों में एंटर ना हो जब तक आप परमिशन ना ले लें. ओके. तो एक घर की बाउंड्री है जिसको आप नहीं क्रॉस कर सकते जब तक आप परमिशन ना ले लें. अब ये जो आयत रिवील हो रही है, ये उस वक्त सहाबा को बताया जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने से पहले भी उनकी परमिशन ले लें. अब द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सेंट फॉर मैनकाइंड. ठीक है. उनका मकसद ही था कि वो एक मैसेज फैलाए दुनिया में अपने आसपास वालों के लिए, लेकिन उनकी भी बाउंड्रीज है. और जो सहाबा थे वो उनसे सबसे नज़दीकी लोग थे. करेक्ट. उनके फ्रेंड्स अबू बकर, उमर रदियल्लाहु अन्हु, वो सबसे करीबी लोग थे उनके. लेकिन उनको भी ये ताकीद दी जा रही है कि आप उनकी परमिशन ले, क्योंकि द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑल्सो हैज़ बाउंड्रीज. उनकी भी
एक बाउंड्री है, उनकी भी एक अपनी पर्सनैलिटी है, अपनी लाइफ है। उसको अगर आपको उन्हें अप्रोच करना है तो आप परमिशन लेकर करेंगे। परमिशन लेना इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स शोइंग कि बाउंड्रीज बनाना इस्लामिकली करेक्ट चीज़ है। बाउंड्रीज बनाना कोई गलत या कोई सेल्फिश होना नहीं है। बाउंड्रीज बनाने का हुक्म हमें कुरान में और सुन्नत से बहुत दफ़ा पता चलता है। ओके, अब हम जब परमिशन लेंगे तो परमिशन का जवाब हाँ या ना हो सकता है। सही, जब अगर हम किसी की कोई इजाज़त ले रहे हैं तो जवाब में या तो हाँ हो या ना हो। अगर एक ऐसी परमिशन है जिसके जवाब में आप सिर्फ हाँ एक्सपेक्ट करते हैं तो वो परमिशन नहीं है, वो इंफॉर्मेशन है। सही, तो जब हम किसी की परमिशन ले रहे हैं तो हमें तैयार होना चाहिए कि सामने वाला शायद हमें हाँ कहे या शायद नहीं कहे। जैसे अक्सर एक चीज़ मेरे दिमाग में आती है रिश्तों को लेके। जब किसी की तरफ रिश्ता भेजा जाए और फैमिली में या फ्रेंड्स में या सोशल सर्कल में हम किसी को रिश्ता देते हैं, क्या ये हमारी उम्मीद है कि रिश्ते के जवाब में सिर्फ हाँ ही आएगा? और आर वी एज अ कल्चर, एज अ कम्युनिटी, क्या हम तैयार है कि शायद वो रिश्ते के जवाब में ना हो किसी भी रीज़न के लिए? अक्सर मैं देखती हूँ कि अगर रिश्ते के जवाब में ना हो तो वो जो रिलेशन है, जो रिश्ता ऑलरेडी है लोगों के बीच, वो खराब हो जाता है, या लोग डरते हैं कि उस रिश्ते में खराबी आ जाएगी। तो ये परमिशन लेना नहीं है। ओके, परमिशन लेने का मतलब ये है कि हम तैयार है कि सामने से हाँ या ना हो सकती है। रिश्ते के ना होने पे बुरा लगना इज नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है, वो एक हमारी फीलिंग है कि हम चाहते थे कि ये रिश्ता हो लेकिन फॉर सम रीजन वो रिश्ता नहीं हो पाया। उससे बुरा फील करना प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है जब हम उस बुरे फीलिंग पर एक्ट करें या बिहेव करें। ठीक है, ये थोड़ा मेरे जहन में था तो मैंने सोचा कि इट रिलेट्स एंड आई वांटेड टू शेयर इट विथ यू। ओके, अब मूविंग ऑन, बाउंड्री अलर्ट। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम ये बाउंड्रीज के बारे में क्यों बात करते हैं, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट, हम ऑलमोस्ट 3 सेशन से बाउंड्रीज के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप ये जो पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले, अगर ये पॉइंट्स आपकी रियलिटी है, आपकी आज की फीलिंग्स है, तो आपको समझना है कि आपकी बाउंड्रीज वीक है या आपकी बाउंड्रीज रिस्पेक्टेड नहीं है, या शायद आपको खुद को आपकी बाउंड्रीज पता ही नहीं। तो जस्ट आप सब लोग अपने ऊपर फोकस करें और जैसे जैसे मैं ये पॉइंट्स डिस्कस करूं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हुए ट्राई टू रियलाइज कि क्या मुझे बाउंड्रीज की ज़रूरत है, डू आई नीड बाउंड्री। सो दीज आर ऑल बाउंड्री अलर्ट प्रॉब्लम्स। ठीक है, सबसे पहले अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है या बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, हर चीज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है आपके साथ, एक बैलेंस आपकी लाइफ में मिसिंग है। ओके, एक छोटी सी बात आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देने लगती है, ये फीलिंग ऑफ ओवरवेल्म्ड, ऑफ टू मच, अक्सर हम कहते हैं बहुत हो गया अभी। ओके, तो अगर ये आपका नॉर्मल हो गया है, दिस मीन्स कि आपकी बाउंड्रीज पे आपको वर्क करना है। नेक्स्ट, क्या आप लोगों से बात करना अवॉइड करते हैं? छोड़ो, मुझे नहीं फ़ोन करना, मुझे नहीं मिलना, मुझे फॉर नो रीज़न। ओके, आपको पता भी नहीं है कि शायद फ़ोन करने के बाद आपको अच्छा लगे, बट आप अवॉइड कर रहे हैं। दिस ऑल्सो इज अ साइन कि कहीं ना कहीं हमारी बाउंड्रीज वीक हो गई है और अब वो हमें ठेस पहुंचा रही है। नंबर 3, क्या हम अक्सर कंप्लेन करते हैं कि मैं तो हमेशा सबके लिए खड़ी हूं लेकिन मेरे लिए कोई नहीं खड़ा होता, मैं सबकी ज़रूरत के वक्त उनके साथ हूं लेकिन मेरे लिए कोई नहीं है। दिस ऑल्सो शोज माई डियर सिस्टर्स कि हमारी बाउंड्रीज में प्रॉब्लम है। ओके, मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये सब फिक्सेबल चीज़ें हैं। ओके, अगर ये सब हमें फील हो रहा है, ऑल ऑफ दिस इंशाअल्लाह कैन बी फिक्स्ड
by setting proper boundaries. Number 4, क्या हम हमेशा फिजिकली बर्नड आउट है, फिजिकली थके हुए हैं, सोकर उठने के बाद भी ऐसे लगता है कि वी आर नॉट येट रेस्टेड, हम कभी भी रेस्टेड फील नहीं करते. सो वी आर टायर्ड ऑलमोस्ट ऑल द टाइम. एंड नंबर 5, क्या हम अक्सर सोचते हैं कि सब कुछ छोड़ के भाग जाना चाहिए, सब छोड़ के, सबको छोड़ दूंगी और कहीं पता नहीं पहाड़ों में जाके रह जाऊंगी, या हम खुद के लिए सोचते हैं, कभी कभी किसी को बता भी देते. लेकिन इफ हम ऑफन सोच रहे हैं कि हमारी जो प्रेजेंट जिंदगी है हमें उससे भाग जाना है, हमें उससे चले जाना है, दिस शोज कि हमने अपनी बाउंड्रीज को वीक कर दिया है. ओके, नेक्स्ट. आज सबसे ज़्यादा हम जो अटेंशन है वो हमारी बाउंड्रीज विथ रिलेशन टू आवर मैरिज देंगे. अब हम में से कुछ लोग हैं जिनकी शादियां हो चुकी है, ओके, कुछ लोग हैं जो जिनके बच्चों की शादी होने वाली है. नो मैटर हम कहाँ हैं, अपनी लाइफ के किस स्टेज पे है, हम कोशिश करेंगे कि हम जो भी पॉजिटिव है उसको लेकर अप्लाई कर सके. ठीक है, अगेन हमारा फोकस हम खुद रहेंगे, कोई और नहीं. ओके. नाउ मैरिज एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है. ओके, बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें एज अ गिफ्ट दिया है. जब आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा गया तो वो अकेले थे. ओके, ही वाज अलोन. अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सबसे पहला कंपेनियन उनको एक बीवी दी थी. ओके, और द आयास दैट आर रिवील, जो हवा अलैहिस्सलाम को जब भेजा गया तो उस वक्त की जो आयतें हैं उनका मकसद ये है कि हवा और आदम अलैहिस्सलाम एक दूसरे के लिए कंफर्ट और पीस, ये सारे वर्ड्स के उर्दू प्लीज आप लोग लिखते जाएं तो मैं बोल दूं. कंपेनियनशिप, एक साथ रहना, एक दूसरे को कंफर्ट देना, एक दूसरे को फन देना, मजा देना, ये एक दूसरे के लिए मकसद था उनका. तो द फर्स्ट गिफ्ट, जो पहला तोहफा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को दिया वो था एक बीवी, और एक नेक अच्छी बीवी. यस, जज़ाकल्लाहु खैर फौजिया, सुकून, करेक्ट, सुकून इज कंफर्ट. ओके, नेक्स्ट. जो एक मैरिज है, मैरिज एक खाली डब्बे की तरह है. इट्स लाइक एन एम्प्टी बॉक्स. वो पहले से लव, कंपेनियनशिप, रोमांस, ये सब से भर के नहीं आता. इट्स नॉट अ फुल बॉक्स. वो एक खाली डब्बा होता है जो दो लोगों के हाथ में दे दिया जाता है. एक मैरिज आप इमेजिन करें, एक एम्प्टी, खूबसूरत एम्प्टी बॉक्स. अब उसको फिल करना है. यू हैव टू फिल इट with small gifts of kindness, of good words, of compliments, of actions. हर छोटी छोटी चीज से उसको फिल करना है, हर छोटी खूबसूरत चीज से उस डब्बे को फिल करना है. अगर आप उसमें फिल करने से पहले उसमें से लेने की कोशिश करेंगे, if you start taking out of the box more than you put inside, तो वो डब्बा एक खाली बॉक्स रहेगा जो ओवर टाइम किसी को भी फायदा नहीं पहुंचाएगा. तो एक शादी जो होती है वो एक दूसरे के साथ मिलकर उस बॉक्स को भरने का काम करती है. इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हमारे आसपास की फैमिली और कम्युनिटी का होता है. ओके, कम्युनिटी का क्या रोल है इसमें? कम्युनिटी और फैमिली का ये रोल है कि वो इन दो लोगों को ये बॉक्स भरने का मौका दे. ओके, ये बॉक्स को छोटी छोटी अच्छी चीजों से भरने का चांस दे. ओके, अगर आपके नजदीक मैरिज इम्पोर्टेंट है तो ये डब्बा भरना आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा. बट अगर हम सोचते हैं कि मैरिज, शादी कुछ नहीं है, बस करनी है तो करनी है, और झगड़े होते रहेंगे और हम एक दूसरे से नाराज रहेंगे, और 20-25 साल बाद हम ये कंप्लेन करेंगे कि हमारी शादी में तो हम कभी खुश थे ही नहीं.
दिस शोज कि हम मैरिज की इम्पोर्टेंस को समझते ही नहीं. ओके, मैरिज इस्लामिकली बहुत ही इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है, क्योंकि मैरिज पे डिपेंड करेगा हमारा अगला जनरेशन. आप और आपके हस्बैंड के रिलेशंस पे डिपेंड करेगा हमारा फैमिली स्ट्रक्चर. ओके, और हम अगली जनरेशन्स को क्या सिखा रहे हैं. आधी चीजें बच्चे जो है अपने पेरेंट्स के एक दूसरे की तरफ रवैये को देख के सीखते हैं. ओके, तो हम बेसिकली आने वाली दुनिया को सिखा रहे हैं कि एक हस्बैंड और वाइफ, एक फैमिली क्या होती है. दिस इज द लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस एक खूबसूरत मैरिज हैज. ओके, दिस इज द लेवल ऑफ इम्पोर्टेंस. अक्सर हम कहते हैं कि अब शादी के 1-2 साल बाद कि अब क्या है, अब सिर्फ बच्चे ही सब कुछ है मेरी लाइफ में, मैंने अपनी पूरी लाइफ बच्चों को डेडिकेट कर दी है. ये बहुत ही अनफेयर तरीका है सोचने का. ओके, ये बहुत ही अनप्रोडक्टिव तरीका है, क्योंकि अगर हमारे लिए हमारी शादी इम्पोर्टेंट नहीं, अगर हमारी कम्युनिटीज़ में मैरिज की कोई इम्पोर्टेंस नहीं, तो हम असल में बच्चों की तरबियत नहीं कर सकते और नहीं कर पाएंगे. ओके, लेकिन अगर हमारी मैरिजेस हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, प्लीज मेक नोट, आई एम नॉट सेइंग हस्बैंड, आई एम सेइंग मैरिज. ओके, तो ये दोनों के लिए है, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लिए. अगर अपनी शादी इम्पोर्टेंट है और अपनी मैरिज का बॉक्स खूबसूरत रखना इम्पोर्टेंट है, तो ऑटोमेटिकली बच्चों की जो नीड्स है और बच्चों को जो ज़रूरतें हैं उनकी, वो फुलफिल होती जाएंगी. ओके, क्योंकि बच्चों को मिलेगा बेस्ट एनवायरनमेंट टू ग्रो. ओके, इज दिस पॉइंट क्लियर अबाउट मैरिजेस? ओके, ग्रेट. अब देखें, जो मीडिया और अनफॉर्चुनेटली जो बॉलीवुड, हॉलीवुड, पता नहीं, ये सब जो इन्फ्लुएंसेस है हमारी लाइव्स में, वो जो हमें एक कंपेनियनशिप और एक कपल का रिलेशनशिप का बहुत ही मिसटॉर्टेड पिक्चर देता है, जो रियल नहीं होता. जैसे अक्सर मूवीज में दिखाता है कि ना, हीरो को तो सब कुछ पता है, हीरो तो मतलब माइंड रीड कर लेता है हीरोइन का, और उसको दिल के अंदर की बातें पता होती है. उसे हीरोइन, जो जो भी हीरोइन होती है, उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, वो पहले से सब कुछ जानता है कि व्हाट विल मेक हर हैप्पी, उसको खुश क्या रखेगा वगैरह. पॉइंट ये है कि ये जो कमाल है, ये स्टोरी राइटर्स और डायरेक्टर जो भी स्टोरी लिखता है उनका है. रियल लाइफ में जो आपके हीरो है या जो आपके हस्बैंड है, उनको नहीं पता. ओके, द फैक्ट इज कि मेन कैन नॉट रीड योर माइंड्स. वो आपके दिमाग के अंदर जो चीज़ें चलती है, आपके दिल के डेप्थ में जो ख्वाहिशें हैं, वो नहीं जानते. सिंपली पुट, उनको नहीं पता. इसीलिए सिस्टर्स, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम अपनी नीड्स और अपनी लाइक्स को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना सीखें. ओके, आपके हस्बैंड्स माइंड रीडर नहीं है, वो खुद अपने इश्यूज और अपने बैगेजेस लेके चल रहे हैं. हमें उनका साथ देना है टू फिल दिस बॉक्स, टू फिल दिस ब्यूटिफुल बॉक्स ऑफ मैरिज. हम उन पर डिपेंड नहीं कर सकते कि वो ही सारी खुशियां हमें लाके देंगे और हमारे सपने पूरे करेंगे वगैरह. जी हाँ, वो हमारा साथ देंगे, वो एक पार्टनरशिप है. ओके, लेकिन हमें एक दूसरे की हेल्प करनी है टू फिल आवर बॉक्स. ओके, अब ये सब हम कब कर सकते हैं? इट ऑल गोज बैक टू सेल्फ केयर. हम तब कर सकते हैं जब हमारे खुद के कप्स फुल है. ठीक है, हम अपने हस्बैंड्स के साथ तब खड़े हो सकते हैं जब हम खुद अपने आप के लिए सब कुछ कर रहे हैं. वी आर टेकिंग केयर ऑफ आवर सेल्व्स, राइट. अगर हम अपने आप को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे हस्बैंड्स हमारी केयर करें और हमारे हस्बैंड्स हमें खुशी ला के दे वगैरह. सो इट ऑल गोज बैक टू सेल्फ केयर. ओके, द पॉइंट इज, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर ओन सेल्फ. हम अपनी खुशियों के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है. ओके, हमारे हस्बैंड्स
उस खुशी को हम तक लाने का जरिया बन सकते हैं, बट दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। उसी तरह हम एज अ वाइफ, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर हस्बैंड्स। जी बिल्कुल, हम उनकी लाइफ को आसान कर सकते हैं, उन्हें कंफर्ट दे के, जो भी उनकी मदद करके वगैरह, बट हम उनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हर इंसान अपने आप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके अब ये सब जो करना है, हमें अपने मैरिज बॉक्स को फुल करना है सो दैट हम अपने बच्चों को मैरिज का सही इंटरप्रिटेशन दे सके, ये सब जो होना है, उसके लिए अपने आसपास का एनवायरनमेंट, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर फैमिली। ओके जैसे हमारे कल्चर में जॉइंट फैमिलीज बहुत ही आम है। ओके इट्स वेरी नॉर्मल टू बी लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली। जॉइंट फैमिली सिस्टम इज ग्रेट ओनली अगर हर मेंबर की नीड्स मीट हो रही है। ओके अगर उस फैमिली में हर मेंबर की पर्सनालिटी, उसकी नीड्स, उसे क्या अच्छा बुरा लगता है, वो सारी चीज़ों को माइंड में रख के वो फैमिली फंक्शन कर रही है, तो जॉइंट फैमिलीज आर ग्रेट। लेकिन अगर ये नहीं हो पा रहा, तो माय डियर सिस्टर्स, द फैक्ट इज कि काउंसलर्स के पास, और वो भी जो लकी लोग हैं जो काउंसलर्स के पास बैठ पाते हैं बिफोर देयर मैरिज एंड्स इन अ डिवोर्स, काउंसलर्स के पास सबसे ज़्यादा लोग इसलिए आते हैं क्योंकि उनकी फैमिलीज उनकी मैरिजेस को डिफ़िकल्ट बनाती है। ओके अक्सर उस कपल के बीच में उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती जितनी एक जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर की वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो अगर हम में से कोई लोग हैं जिनके बच्चों की शादी होने वाली है, आप प्लीज़ इस चीज़ को माइंड में रखें कि जो नया कपल है उसको एक स्पेस, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल स्पेस चाहिए कि वो अपनी शादी के बॉक्स को खूबसूरत तरीके से भर सके। ओके द इम्पोर्टेंस हियर इज द मैरिज, रिमेंबर। ओके द इम्पोर्टेंस हियर इज द मैरिज। ओके अगर आप में से बहुत सारी एक्चुअली लेडीज है जो मदर इन लॉज बनने वाली है वेरी सून, तो मैं सिर्फ एक चीज़ कहूँगी कि आपका रोल अपने बच्चों की शादी में, चाहे आपकी बेटी की होने वाली है या बेटे की, बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है आपका रोल कि आप इस यंग कपल को, जो पहली बार इस रिलेशनशिप में स्टेप होने वाला है, आप उसको सपोर्ट करें टुवर्ड्स द राइट। ओके अक्सर ऐसे स्टेटमेंट्स कम्युनिटी में बोले जाते हैं, जोरू का गुलाम बन गया है, या बीवी की ही सुनता है, वगैरह वगैरह। अब इन स्टेटमेंट्स के जो इम्पैक्ट है ऑन द मैरिज, ये बहुत मैसिव है, बहुत ज्यादा है। हम तो ऐसे ही बोल देते हैं, क्योंकि सब बोल रहे हैं तो हम भी बोल देते हैं, कल्चरल नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। लेकिन जो इम्पैक्ट होता है इन बातों का, छोटी छोटी बातों का, ऑन रिलेशनशिप्स, वो बहुत ज्यादा हैवी है। काउंसलिंग में बैठते हुए मैं सुनती हूँ कि अक्सर हस्बैंड्स और जो मेन हैं वो कहते हैं कि हम अपनी वाइफ के साथ इस तरीके से बिहेव करते हैं क्योंकि शायद लोग हमारा मजाक उड़ाए, कि अगर हम अपनी वाइफ के साथ अग्री करें, या उनको प्यार दिखाएं, या उनके साथ अच्छे से रहे, तो लोग हंसेंगे हम पर कि हम बीवी के गुलाम बन चुके हैं। जबकि इस्लामिकली दिस इज एब्सोल्युटली ऑपोजिट। इस्लाम हमें सिखाता है कि आप अपनी बीवी के साथ अच्छा अच्छा तरीके से रहे, अच्छे तरीके से रहे। आप सॉफ्ट आवाज में, अगर आप बैटल फील्ड में जा रहे हैं जंग के लिए, विद अ स्वॉर्ड, घर में आके आप उसके बिल्कुल ऑपोजिट बन जाए। ओके कल्चर में बीवी के सामने हल्की आवाज में बात करना शोज कि यू आर लेस ऑफ अ मैन, कि आप मैनली नहीं है, बीवी को डरा के रखो अपने अंगूठे के नीचे, जो भी वो बातें होती है। लेकिन इस्लामिकली आपका मैनलीनेस दिखाता है कि आप अपनी बीवी से काइंड तरीके से बात करो। ओके अब यहाँ इस महफिल में तो कोई मैन है नहीं, तो ये बोलने का मकसद क्या है, क्योंकि हम में से कई लोग मदर इन लॉज बनने वाले, ये सारी बातें आप अपने बेटों को सिखाएं, अपने बच्चों को सिखाएं, अपनी कम्युनिटी में इसको आम करें। इस्लाम सिखाता है कि हम अपनी
अब हम अपने बेटों को अपनी बीवियों से अच्छी तरीके से बात करना सिखाएं। ओके। अक्सर बेटियों की तो बहुत तरबियत करते हैं कि वो जब घर जाएगी अपने इन लॉज के घर जाएगी, अपने हस्बैंड के घर जाएगी, तो उसको ये करना है, वो खाना बनाना सिखा दो, रेसिपीज सिखा दो, और बड़ों से बात करना सिखा दो। सिस्टर्स अपने बेटों को सिखाएं कि जब आप किसी की बेटी को अपने घर लाओगे तो उससे कैसे बिहेव करना है, बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन। मैरिज के बॉक्स को फुलफिल करने के लिए दो लोग लगते हैं। ओके। टीच योर सन्स हाउ टू बिहेव with a wife. Okay. Is everybody with me till here? Okay. अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं कहूंगी विथ रिगार्ड्स टू मैरिजेस, कपल्स के बीच में फॉर एग्जाम्पल। ठीक है। अक्सर वाइफ्स की कंप्लेंट होती है कि nobody loves me या my husband doesn't love me. ओके। और शायद हस्बैंड्स ये बोलते नहीं होंगे क्योंकि थोड़े वर्ड्स की कमी होती है उनके पास, लेकिन फील जरूर करते हैं दैट वी आर नॉट लव्ड, वी आर नॉट वैल्यूड। अब इसको फिक्स करना है हमें बाय लर्निंग लव लैंग्वेजेस। क्या है ये? दिस इज अ साइकोलॉजिकल स्टडी कि हर इंसान की 5 लव लैंग्वेज हो सकती है। ओके। मतलब हम में से जो हम सब यहाँ बैठे हैं, हमारी इन 5 में से कोई भी लव लैंग्वेज होगी, या 2 होंगी, या कोई ज्यादा प्रेफर्ड होंगी। तो ये क्या है? व्हाट आर दीज लव लैंग्वेजेस अबाउट? ठीक है। नंबर 1, वर्ड्स। जैसे हम में से कई लोग हैं जो कहते हैं कि मुझसे बस अच्छे से बात करो, मेरे लिए कुछ मत करो, मेरे से अच्छे से बात करो, विच शोज कि हमारी लव लैंग्वेज वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन है। ओके। नंबर 2, क्वालिटी टाइम। क्वालिटी टाइम, तो अगर कोई हमारे साथ बैठ के हमें अटेंशन देते हुए हमारी पूरी बात सुन ले तो हमें बहुत लव्ड फील होता है। ओके। नंबर 3, गिफ्ट्स। कई लोगों की लव लैंग्वेज है कि कोई सोच के उनके लिए उनकी पसंद की कोई चीज लाए। ओके। नंबर 4, एक्ट्स ऑफ सर्विस। कि कोई मुझसे बहुत ज्यादा शुगर कोटेड बातें कर रहा है, इट डजेंट मेक अ डिफरेंस। कोई मुझसे बहुत ज्यादा प्यार से बात कर रहा है, वो मेरे हार्ट को इतना टच नहीं करता जितना कोई मेरी घर में थोड़ी हेल्प कर दे। ओके। तो मेरी लव लैंग्वेज हुई एक्ट्स ऑफ सर्विस। एंड नंबर 5, फिजिकल टच। ओके। तो दिस इज किसी को हक देना, किसी का हाथ मिलाना, किसी को प्यार से शोल्डर पे टैप करना, ये सारी फिजिकल टच के अंदर आती है। अब ये लव लैंग्वेजेस समझना क्यों इम्पोर्टेंट है? एक तो पहले हम अपनी समझे कि मुझे ये 5 चीजों में से या इनमें से सबसे ज्यादा मेरे हार्ट को क्या टच करता है, और फिर आप अपने हस्बैंड्स के बारे में सोचें, व्हाट डू यू थिंक इज देयर लव लैंग्वेज। वो अपना लव आपको किस तरीके से जाहिर कर रहे हैं? हो सकता है वो बहुत अच्छी वर्ड्स नहीं यूज करते, लेकिन वो आपके घर में हेल्प कर देते हैं। हो सकता है वो घर में हेल्प नहीं करते, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार से बात करते हैं। सो दिस शोज कि उनका लव जताने का तरीका अलग है। ओके। इसीलिए एज कपल्स आप लोगों को बैठ के ये डिस्कशन ओवर अ कप ऑफ टी, बहुत प्यार से आराम से, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी और उनकी क्या लव लैंग्वेज है, आप एक दूसरे को लव अपना कैसे एक्सप्रेस करते हैं, और आप फील लव्ड कब करते हैं। ओके। जैसे अगर आपके फॉर एग्जाम्पल अगर आपके हस्बैंड की लव लैंग्वेज है एक्ट्स ऑफ सर्विस, ओके, आप वो उन्हें अच्छा लगेगा कि अगर आप उनके कुछ काम में हाथ बटा दे, जैसे उनके कपड़े आयन करके तैयार रखे या उनके लिए नाश्ता बना दे। लेकिन आप ऑन द अदर हैंड सिर्फ उनसे लविंग बातें कर रहे हैं क्योंकि आपकी लव लैंग्वेज वो है, लेकिन उनको टू फील लव्ड यू नीड टू डू दैट फॉर हिम। ओके। तो ये पता कैसे चलेगा? बाय कम्युनिकेशन। एक दूसरे से बैठकर बात करनी पड़ेगी। ये जो पिक्चर है मैं अपने ग्रुप पे डालूंगी ताकि आप लोग थोड़ा उस पर और सोचें और ट्राई टू फिगर इट आउट इंशाल्लाह कि आपकी और आपके हस्बैंड की लव लैंग्वेजेस क्या है।
अच्छा, ये सिर्फ एक मैरिज रिलेशनशिप में नहीं है, अपने हर रिश्ते को आप ये 5 कैटेगरीज में डाल सकते हैं। ओके, पेरेंट्स हो, चिल्ड्रन हो, बट बिकॉज हमारी टॉपिक मैरिज रिलेटेड है, हम सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मुझे ये पांचों लव लैंग्वेजेस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ की जो उनका अंदाज था, उसमें ये पांचों लव लैंग्वेजेस का एविडेंस मिला। तो मैं बहुत क्विकली आपके साथ शेयर करूंगी। वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। एक बार आयशा रदी अल्लाह अन्हा के साथ, एक्चुअली कई बार आयशा रदी अल्लाह अन्हा के साथ आप सल्लम का ये कॉन्वर्जेशन होता था। आयशा रदी अल्लाह अन्हा पूछती थी कि आप मुझसे कितना प्यार करते हैं, हाउ मच डू यू लव मी। सो आप सल्लम ने एग्जाम्पल दिया बाय शोइंग हर एक रस्सी की नॉट। जब आप दो रस्सियों को टाइट कस के बांध ले तो जो उससे नॉट बनती है, यू नो हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज, वो कितनी मजबूत होती है। तो आप सल्लम ने कहा, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। ऑफ कोर्स द वर्ड्स आर डिफरेंट, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए अपने वर्ड्स यूज कर रही हूँ। मैं इतना प्यार करता हूँ। कुछ टाइम गुजर गया, आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने उनसे पूछा, अब वो नॉट कैसी है, अब वो नॉट कैसी है। बोलने का मतलब ये था कि हाउ मच डू यू लव मी नाउ, आप मुझसे अब कितना प्यार करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इट्स स्ट्रोंगर देन बिफोर, मतलब मैं और भी ज्यादा आपसे प्यार करता हूँ। दिस इज वर्ड्स, ये उनका प्यार जाहिर करने का तरीका है, बाय वर्ड्स। क्वालिटी टाइम। द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके पास दुनिया भर के काम थे, उन्हें एक मैसेज पूरी दुनिया में फैलाना था। वो अपनी वाइफ के साथ बैठते थे, उनकी बात तवज्जो से सुनते थे और उन्हें वक्त देते थे। ओके, तो हम कितने भी बिजी हैं, हमारे पास घर के 200 काम होंगे, लेकिन अपने हस्बैंड के साथ, अपने स्पाउस के साथ बैठ के उनकी बात, उनके दिन के बारे में तवज्जो से सुनना, ये हमारी मैरिज बॉक्स को बहुत ज़्यादा खूबसूरत तरीके से फिल करेगा। ओके, गिविंग क्वालिटी टाइम। नेक्स्ट, गिफ्ट गिविंग। देर इज अ हदीस वी ऑल नो, तहाबू, कि गिफ्ट्स दो, इट्स अ सुन्ना, तो दैट ऑल्सो गेट्स कवर्ड। एक्ट्स ऑफ सर्विस। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड थे, वो बहुत ज़्यादा घर में हाथ बटाते थे, विच वॉज हिज वे ऑफ शोइंग कि आई एम सर्विंग माई फैमिली। ओके, सुबह के वक्त अपनी फैमिली को खुद उठाना, ये सब उनकी एक्ट्स ऑफ सर्विस थी। एंड फिजिकल टच। कई हदीस आती है जिसमें नमाज के लिए निकलने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वाइफ को फोरहेड पे किस करते थे, विच इज अ वे ऑफ शोइंग अगेन लव इन फिजिकल टच। ओके, इज एवरीबडी विथ मी? ओके, ग्रेट। अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अब देखिए, हम बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, प्यार दिखाने की बात कर रहे हैं, एक दूसरे को कंफर्ट देने की बात कर रहे हैं। लाइफ की रियलिटी ये है कि हर वक्त सिर्फ अच्छा नहीं होता। ओके, हम बहुत अच्छे इंसान भी हैं तो भी वी हैव आवर बैड डेज। ठीक है, हम में कोई नेगेटिविटी नहीं है, फिर भी दिन आएंगे जब हम लो रहेंगे, दिन आएंगे जब झगड़े होंगे, शायद जब गुस्सा होंगे। तो उस वक्त के लिए क्या हमारे पास एक प्लान होना चाहिए, बिकॉज वी नो कि ऐसी चीजें होंगी। परफेक्ट लाइफ तो सिर्फ जन्नत में है, राइट? दुनिया में तो परफेक्शन है ही नहीं। देर विल बी डेज जब हम एक दूसरे से नाराज है, हर्ट है। उन डेज के लिए और उन सिचुएशंस के लिए एक प्लान होना चाहिए। थोड़ा सा ये प्लान को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, इसके लिए की वर्ड्स है, स्टॉप एंड लेट इट रेन। स्टॉप एंड लेट इट रेन। तो अब हम आ गए, वी स्पोक अबाउट उस मैरिज बॉक्स को खूबसूरत चीज़ों से भरने के बारे में। नाउ वी हैव कम, एक दिन आप इमेजिन करें अपनी लाइफ का, या एक सिचुएशन आप ऐसी इमेजिन करें जब
प्रॉब्लम्स हो रही है, जब आप नाराज हैं, आपके हस्बैंड नाराज है, पूरा घर नाराज है, व्हाट डू यू डू? कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। अनफॉर्चुनेटली हमारे कल्चर में ये चीज़ें नहीं सिखाई जाती, जबकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और सीखने की चीज़ है कि जब प्रॉब्लम आएगी तो क्या करना है, उससे आगे कैसे बढ़ना है। उसको बस डिस्ट्रैक्ट करके, नम करके, छोड़ दो, आई डोंट केयर, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता वगैरह, एंड मूव ऑन करना है अगले दिन, या उस प्रॉब्लम से वाकई में चीज़ें सॉल्व करके आगे बढ़ना है। हर प्रॉब्लम से, हर कॉन्फ्लिक्ट से, हर आर्ग्यूमेंट से कुछ सीखना है, और उससे भी अपने मैरिज के बॉक्स में कुछ अच्छी चीज़ डालनी है। ओके, तो इसके लिए कोड वर्ड क्या है हमारा? स्टॉप एंड लेट इट रेन। अब ये क्या है स्टॉप एंड लेट इट रेन? हर लेटर का एक मीनिंग है। ओके, सबसे पहले तो हम इमेजिन कर रहे हैं कि हमारी लाइफ में कोई आर्ग्यूमेंट या कोई झगड़ा चल रहा है। सबसे पहले स्टॉप, एस। व्हाट इज एस? स्टॉप, रुक जाए। रिएक्ट करने से पहले रुक जाए, कुछ बोलने से पहले रुक जाए, बस रुक जाए अभी। ओके, रुक जाए। टी फॉर टेक अ ब्रेथ। ओके, टेक अ ब्रेथ, विच इज बस एक अच्छी लंबी सांस लीजिए। ओके, नंबर वन, एस इज व्हाट? स्टॉप, रुक जाइए, कुछ रिएक्ट नहीं करिए, पहले रुक जाइए। टी इज टेक अ ब्रेथ। ओके, एक अच्छी लंबी डीप सांस लीजिए, एंड ब्रिंग योर सेल्फ बैक टू द प्रेजेंट। ओके, आप अपने आप को अपने इस मोमेंट में वापस लेकर आए। ओ फॉर ऑब्जर्व। ऑब्जर्व क्या है? अपने आसपास देखकर समझने की कोशिश करें कि हो क्या रहा है, आपके बाहर क्या हो रहा है और आपके अंदर क्या चल रहा है। ओके, ओ फॉर ऑब्जर्व। अपने आसपास देखकर अपने अंदर और बाहर को जज करें। जज मतलब नेगेटिवली नहीं, जस्ट एनालाइज करें। जी बिल्कुल, जस्ट एनालाइज करें। पी फॉर प्रोसीड। प्रोसीड, अब आप कंटिन्यू करें। तो आपने सबसे पहले क्या किया? यू आर इन द मिडल ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, आप बहुत गुस्सा है, आप बहुत नाराज है, सामने वाला भी बहुत गुस्सा है और बहुत नाराज है। आप रुक गए, यू स्टॉप्ड, यू टुक अ ब्रेथ, और आप अपने आप को अपने प्रेजेंट में लेकर आए, अपने इस मोमेंट में लेकर आए। क्या आप इस वक्त की बात के लिए गुस्सा शायद है भी नहीं, आप गुस्सा है क्योंकि 5 साल पहले उन्होंने कुछ और बात कही थी? नहीं, तो आप अपने आप को अपने इस मोमेंट में लेकर आए। ओके, ऑब्जर्व करें। ओ फॉर ऑब्जर्व, आपके बाहर और आपके अंदर क्या चल रहा है। एंड देन पी फॉर प्रोसीड, अब आप अपने नेक्स्ट स्टेप को लेके जाएंगे। अब प्रोसीड करके क्या करना है, ये मेन वाला है, राइट? स्टॉप इट, स्टॉप एंड लेट इट रेन। अब ये रेन क्या है? दिस इज माय डियर सिस्टर्स कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। रेन। ओके, रेन क्या है? आर फॉर रिकग्नाइज। क्या रिकग्नाइज करना है? कि ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम या ये पर्टिकुलर सिचुएशन से हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं, हम इस वक्त ये आर्ग्यूमेंट से कहाँ पहुँचना चाहते हैं। ओके, तो रिमेंबर कि हमने अपनी सारी फीलिंग्स को पहले स्टॉप किया, हमने उसको रिकग्नाइज ऑब्जर्व किया, और अब हम रिकग्नाइज कर रहे हैं कि इस पर्टिकुलर झगड़े से या इस पर्टिकुलर आर्ग्यूमेंट से हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। ए, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कि इस वक्त ये सिचुएशन है, हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि फिलहाल हमारी शायद गलती भी हो, फिलहाल सामने वाला गलत है। हम एक्सेप्ट नहीं, हम फिक्स करना चाहते हैं सब कुछ, क्विक फिक्सेस, बस भूल जाओ सब, मूव ऑन, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग। नहीं, एक्सेप्ट करें कि इस वक्त एक प्रॉब्लम है। इमीडिएटली कुछ भी फिक्स या चेंज करने के बजाय आप उसको एक्सेप्ट करें, अभी और इस मोमेंट की प्रॉब्लम पे फोकस करें। अननेसेसरी बातों को झगड़े के बीच में ना लाएं।
अनफॉर्चुनेटली झगड़े के बीच में सबसे मीन बातें याद आती है, एंड स्पेशली हस्बैंड और वाइफ के बीच, क्योंकि हम एक दूसरे को इतनी अच्छी तरह जानते हैं ना, हमें पता होता है कि हम ऐसी क्या बात कहेंगे कि बिल्कुल तीर निशाने पे लगेगा। यू नो द सेंसिटिव पॉइंट्स दैट विल हर्ट द अदर पर्सन। डू नॉट ब्रिंग देम अप, क्योंकि अब तो वैसे ही झगड़ा चल रहा है ना, तो अब इसमें और इस खराबी मचाने के लिए ना और मीन बातें नहीं लेकर आए। हस्बैंड्स लड़की की लड़की के पेरेंट्स को बीच में लाएंगे, लड़की हस्बैंड के पेरेंट्स को मत लाए ना उनको। आप अपने प्रॉब्लम पे फोकस करें, अपने प्रॉब्लम पे फोकस करें। बुरे वर्ड्स और फिजिकल वायलेंस बिल्कुल नहीं। आप अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करेंगे, ओके, बिना कोई बुरे वर्ड्स और फिजिकल वायलेंस के। ऑलराइट, हाथ नहीं उठाना है, चाहे आप हस्बैंड हो या वाइफ हो, हाथ नहीं उठाना है और बुरे अल्फाज नहीं इस्तेमाल करने। अपनी बात को अच्छे वर्ड्स में, चाहे वो एक नाराज तरीके से जाहिर कर रहे हैं आप, लेकिन अच्छे वर्ड्स में बताना सीखें। नेक्स्ट, इन्वेस्टिगेट। इन्वेस्टिगेट क्या है? सॉल्यूशंस ढूंढे, सॉल्यूशंस ढूंढे। अब ये इन्वेस्टिगेट वाला जो पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ यहीं पे सारा काम करना है। सॉल्यूशंस ढूंढे, ओके, अब ये सिचुएशन हो गई है, अब हमने उसको एक्सेप्ट कर ली है, अब इसको अच्छा या बेहतर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए और हमें क्या करना है, ये दोनों चीज। ओके, इसमें ट्राई टू यूज आई स्टेटमेंट्स। क्या मतलब है उसका? आप अपने बारे में बात करें। आई फेल्ट दिस, मुझे बुरा लग रहा है, मैं नाराज हूं, ना कि आपने ये किया, आप तो, और वो सबसे खराब वाला जो है, आप तो हमेशा यही करते हैं। हमेशा मत बोले, क्योंकि अब हम इस वक्त में हैं, इस मोमेंट में हैं, राइट। हमेशा की प्रॉब्लम्स अब नहीं लानी, क्योंकि जब अगर हम हर बार हमेशा को डिस्कस करेंगे तो हम अपने आज को कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, और ये आज भी जो है हमारे हमेशा का एक हिस्सा बन जाएगा। ओके, सो क्या करना है? इन्वेस्टिगेट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ओके, इन्वेस्टिगेट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। आई स्टेटमेंट्स यूज करें, जैसे कि आई फेल्ट दिस, आई एम फीलिंग बैड वगैरह, और ब्लेम करे बिना, आपने ये किया और आप हमेशा ये करते, ब्लेमिंग करे बिना आप टुवर्ड्स अ सॉल्यूशन रीच करें। Another important point, use reasonable tone and reasonable request. आपकी टोन जो है एक रीजनेबल तरीके से, बहुत ज़्यादा चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बात आपके सामने बैठे हुए इंसान को वैसे भी सुनाई देगी। और बहुत ही अजीब तरीकों की रिक्वेस्ट्स और डिमांड्स जस्ट क्योंकि हम गुस्से में हैं नहीं करना है। वाकई में हमारी जो नीड है, अक्सर नीड क्या होती है? We want to feel valued as women. We want to feel loved. हमें बस ये फील होना है कि सामने वाला हमें वैल्यू करता है, तो वो बात कहे आप। ओके, आप वो बात को रखें कि आई फेल्ट दैट यू डोंट वैल्यू मी, आई फेल्ट, और आप उस बात को रखें। बहुत वक्त हमारे हस्बैंड्स को पता भी नहीं होता कि हमारी एक्चुअल प्रॉब्लम है क्या। तो जैसे हमने पहले कहा कि हस्बैंड्स आर नॉट माइंड रीडर्स। अपनी नीड्स को, अपनी विशेस को एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना सीखें इंशाल्लाह। एंड द लास्ट वन इज एन फॉर नर्चर। अब जब आर्ग्यूमेंट हो जाए, जब आप एक सोल्यूशन की तरफ चले गए हैं, सॉल्व नहीं किया है आपने, आप एक सोल्यूशन की तरफ चले गए हैं, आप ये अपनी रिलेशनशिप को फिर से नर्चर करने की कोशिश करें एंड टेल योर सेल्फ कि ये झगड़ा या ये आर्ग्यूमेंट बस यही था। It does not define me or him. Okay? It does not, just क्योंकि अब हमने थोड़ा एक दूसरे के साथ बुरा बिहेव किया या जो भी, वो सिर्फ उतने वक्त का था, लेकिन उसके बाहर हम दोनों एक अच्छे इंसान हैं और हम एक दूसरे की केयर करते हैं। एंड देन गो बैक, फिर से उस मैरिज के बॉक्स को फिल करना शुरू करें। अब ये जो सारी चीज़ें हैं, ये वक्त लेती हैं, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। ओके, हमें ये सब चीज़ें दिखती नहीं है, हमारे कल्चर में प्रैक्टिस होते हैं ना अक्सर।
बस भूल जाओ, छोड़ दो वगैरह, ये सारी बातें होती है, बट ये रियल नहीं है, क्योंकि उसका इम्पैक्ट हमें नजर आ रहा है, हमें नजर आ रहा है। और ये सारी चीजें करने के लिए सिस्टर्स पेशेंस इज नीडेड। ये प्रोसेस में जाने के लिए सबर इज नीडेड। सबर जो है ना, बहुत ही खूबसूरत वर्ड है। इट्स नॉट, सबर इज नॉट डूइंग नथिंग। सबर का मतलब कुछ नहीं करना नहीं है। सबर इज एन एक्टिव प्रोसेस। सबर इज कि जब आप सोल्यूशन की तरफ एक अच्छे, अच्छा बिहेव करते हुए पहुंचे, सबर वो है। हम लोग मिस्टेक करते कि सबर का मतलब है सब कुछ अपने अंदर भर दो, उस डब्बे को बंद करो ताकि वो एक बहुत खराब दिन फटे। नो, सबर इज एन एक्टिव प्रोसेस। सबर जो है वो एक चीज करने का नाम है, बट एक बहुत ही खूबसूरत और अच्छे अंदाज से। ओके, ये सब चीज मैं नहीं एक्सपेक्ट करती कि आप लोगों को याद हो गई हो और अब अगले झगड़े में आप इसको पूरा 100% फॉलो करें, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि दिस इज नीडेड। हो सकता है आप अगली बार सिर्फ स्टॉप कर पाए, ओके, लेकिन उसके बाद हो सकता है आप स्टॉप एंड रिकग्नाइज कर पाए, राइट। ये चीज़ों को अपने माइंड में रखें, जैसे हमने शुरू में कहा था कि अपनी जर्नी के लिए ये जो टूल्स है इसको कलेक्ट करें और इसको अपने साथ रखें, और जब ज़रूरत पड़े इसको निकालें। एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड सिस्टर्स कि आप अपने प्रॉब्लम्स में अकेले नहीं हैं। ये सारी जो प्रॉब्लम्स है ये दुनिया भर में, हर फैमिली में, हर रिलेशनशिप में हो रही है। वी नीड टू चेंज आवर वेज। हमें अपनी अप्रोच बदलनी है। वी नीड टू ट्राई टू चेंज द वे हम प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं, ओके। हमें अपने बच्चों को एक बेहतर वर्ल्ड दे के जाना है। हमें अपने बच्चों को सिखाना है दिस इज हाउ, हम बच्चों के सामने झगड़ सकते हैं, लेकिन हम बच्चों के सामने प्रॉब्लम सॉल्व भी करें। उन्हें सिखाए कि झगड़े के बाद मामा एंड बाबा या जो भी हमारे पेरेंट्स झगड़े के बाद पैचअप भी करते हैं। शो लव इन फ्रंट ऑफ योर किड्स ताकि वो सीखे ये चीजें, ओके। जैसे हम हमेशा इस बात पे कंक्लूड करते हैं, ये स्लाइड मैं नहीं निकालना चाहती क्योंकि ये इतनी इम्पोर्टेंट है। इट डजेंट मैटर हम इस वक्त कहाँ खड़े हैं, इट ओनली मैटर्स हम किस तरफ जा रहे हैं, ओके। तो इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखिए। प्लीज़ नेवर लूज होप। मत सोचे कि अब तो बहुत लेट हो गया, अब तो आपका हर दिन जब तक हम इस दुनिया में है, आपका हर दिन एक नया डे है वाकई में। एंड यू कैन स्टार्ट टेकिंग स्मॉल स्टेप्स। छोटे छोटे स्टेप्स आप लेकर इंशाअल्लाह अपनी आइडियल जिंदगी की तरफ जा सकते हैं इंशाअल्लाह। तो इस आज के लिए यहीं तक का है। इंशाल्लाह अगले सेशन में हम लोग बात करेंगे बाउंड्रीज एंड चिल्ड्रन, ओके। इसको मुझे बहुत एक ही टॉपिक रखनी थी ताकि ये सारी बातें क्वाइट हैवी थिंग्स, तो वो आप अपना थोड़ा उसके साथ और टाइम स्पेंड करें और सोचें, अपने अंदर झांके एंड ट्राई टू फिक्स थिंग्स इंशाल्लाह स्लोली एंड जेंटली। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।